Hello everyone. Now we are going to see an additional bit here. Actually this bit is not additional, this is given in state board as well as in your NCERT, but this is somewhat different from your cell cycle. We have in previous lecture we have seen what is cell division, the types of cell division and the cell cycle. तो आपको याद आना चाहिए what is cell cycle. Cell cycle में two phases रहेंगे, major two phases, the interphase and the M phase. Interphase comprises of G1S and G2. These are the three phases. And M phase is your actual cell division phase. We will study it in detail in upcoming lectures. In G1 phase, the cells are metabolically active. They synthesize most of the proteins, enzymes, amino acids. Then cell organelle starts to duplicate. There, as well as histone proteins, ATP, that will be synthesized here, and cell will start to grow in size. Whatever is required for DNA synthesis will be synthesized prior to S phase, means in your G1 phase. It is called pre-mitotic, post-mitotic phase because the cells are in after mitosis it occurs, hence it is called post-mitotic phase. Then S phase is the actual DNA synthesis phase, in which the DNA is synthesized in nucleus and centrioles are synthesized in cytoplasm during S phase. Okay, energy will be required at that time, enzymes will be used, histone proteins will be utilized for wrapping of that DNA. एक बात नोट कर लो, स्टेट बोर्ड में आपको दिया हुआ है सेंट्रियोल्स आर सिंथेसाइज्ड इन G1 फेज, जबकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है सेंट्रियोल्स आर सिंथेसाइज्ड इन S फेज. तो आपको डिफरेंशिएट करके याद रखना है. स्टेट बोर्ड वालों ने क्या याद रखना है, दी G1 फेज centrioles, replication of centriole occur in G1 phase. For NCERT NEET अपने को याद रखना है, the replication occurs in of centrioles occur in the S phase. Then in G2 phase remaining things will multiply. Mitochondria, chloroplast, they multiply in this phase. Many if required, proteins are produced, tubulin proteins, spindle fibers, they are produced in this phase. ओके सो ये फेजेस होने के बाद एम फेज आता, और एम फेज में अपनी सेल डिवाइड होती है एक्चुअली, और उसके कुछ सब फेजेस रहेंगे, उसमें एक के दो सेल्स बन जाएंगे. सो दिस इज योर नॉर्मल सेल साइकिल. लेकिन अब यहां से आगे एक बात आती, क्या हर सेल हमेशा डिवाइड होते रहती, वेदर ईच सेल डिवाइड्स एवरी टाइम, वेदर ईच सेल डिवाइड्स कंटिन्यूअसली. ऐसा होता क्या कि सेल डिवाइड ही हो रहे, बढ़ते जा रहे, एक के दो हुए, फिर बैठ रहे नहीं चुप, फिर से डिवाइड हो रहे, फिर बैठ रहे नहीं चुप, फिर से दो हो जा रहे. ऐसा हमेशा होता रहता क्या? नहीं. क्या होता है, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल स्किन की बात ले लो. अब इंजरी ठीक हो गई तो वहां के सेल्स फिर क्या होंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, मार अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, आपका हाथ अच्छा हो जाएगा. तो ये जो लेयर ऑफ सेल्स थी यहाँ पे की, वो नॉर्मल हो जाएंगी फिर से. दिस इज द लेयर ऑफ मल्टी लेयर्ड रहेगा. सो ये सेल्स है, तो आपके मल्टी लेयर्ड सेल्स नॉर्मल हो गए. ओके, अब आपको कुछ दिनों के बाद ऊपर की लेयर डेड हो जाएंगी, फिर नीचे वाली लेयर डिवाइड हो जाएंगी. लेकिन 2-4-8 दिन, कुछ तो भी 2-4 दिन उसकी हर एक सेल की कुछ तो लाइफ रहेंगी ना, हर एक सेल की कुछ तो लाइफ रहेंगी. 4-5 दिन तक वो क्या करेंगी, नॉर्मल काम करेंगी, और उसको मालूम रहेगा कि अब मेरी डेथ होने वाली है, तो उसके पहले डिवाइड हो जाएंगी. सो एटलीस्ट 4-5 दिन के लिए क्या होगा, वो सेल डिवाइड नहीं होंगी. एटलीस्ट 4-5 दिन, एटलीस्ट 4-5 डेज. या फिर आपके ब्लड में आरबीसीज ले लो, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, उनका लाइफ स्पैन रहता है 120 डेज. 120 मतलब 4 महीने. तो 4 महीने आरबीसी फिर डिवाइड नहीं होते ब्लड में. आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन योर बोन मैरो. वहां पे बोन के अंदर जो अपनी बोन सबने देखे वाले होंगे ऑलमोस्ट, तो बोन के अंदर ऐसा अंदर से खाली एक कैविटी रहती है, इट इज कॉल्ड बोन मैरो कैविटी. और उसके अंदर चॉकलेटी कलर का, एकदम डार्क ब्राउन कलर का, एकदम फ्लेशी टिश्यू रहता है, इट इज कॉल्ड बोन मैरो टिश्यू. और वो टिश्यू में रहते हैं मदर सेल्स, दे विल डिवाइड एंड दे विल प्रोड्यूस दी आरबीसीज. फिर यहाँ से आरबीसीज निकलते, वो ब्लड में, इधर से ब्लड वेसल्स रहेंगे, वो ब्लड वेसल्स में आपके आरबीसीज चले जाएंगे और आपके बॉडी में ब्लड के अंदर वो एंटर करेंगे. ठीक है, ये जो आरबीसीज है, ये आरबीसीज डिवाइड नहीं हो सकते. वो क्या करते हैं, रोज का काम करते हैं. रोज का काम क्या उनका, दे कैरी आउट देयर डेली फंक्शन, दे कैरी आउट कैरिंग ऑक्सीजन एंड CO2. तो उत्तर ट्रांसपोर्ट रोज का काम में लग जाते हैं, लेकिन वो डिवाइड नहीं होते. आपको नए आरबीसी चाहिए तो आपको इधर से तैयार करना पड़ेगा. फैक्ट्री रहती है, ब्लड की फैक्ट्री तुम्हारी बोन में, हड्डियों के अंदर ब्लड तैयार होता. ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आरबीसी एक बार बन गए, लेकिन 4 महीने तक वो डिवाइड ही नहीं होते. और डिवाइड क्या होते हैं, उसके बाद मर ही जाते हो, उसके बाद उनकी डेथ होती. फिर उनको लीवर में लाके उनको रिसाइकल करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं, और वो खराब जो भी मटेरियल रहेंगे वो निकल जाएगा बॉडी में से. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देयर आर सम सेल्स दैट विल एग्जिट योर डिवीजन फेज, सेल डिवीजन, एंड दे विल बिकम समटाइम्स दे विल बिकम परमानेंट सेल्स. सम सेल्स डू नॉट एंटर M phase, some cells do not enter mitotic phase, they
exit this cell cycle from G1 phase and they enter a gap phase. वो divide नहीं होंगे, they will not divide. So that phase which now they enter, it is known as G0 phase. G0 phase, उनमें growth नहीं होगी, कुछ development नहीं होगी और रोज के काम में लग जाएंगे. Okay, so what is G0 phase? So some cells also known as quiescent phase. Quiescent मतलब शांत पड़ जाना, silent हो जाना, कुछ नहीं करना. Okay, so what is this phase? Some cells do not divide after M phase. That is, they exit cell cycle and either they become permanent and perform normal functions. So they perform normal function. So that phase in which they are now living, जैसे कि यहाँ के सेल्स अब ये डिवाइड नहीं हो रहे, नॉर्मल बैठे लिए यहाँ की सेल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर, आरबीसी ये बाई के चले गई, अभी डिवाइड नहीं होंगी, नॉर्मल काम करेंगे रोज का, तो वो डिवाइड नहीं हो रही, लेकिन है ना सेल, तो सेल साइकिल में है ना कहीं नहीं. सो व्हेन दे एस्केप, दे कम आउट ऑफ योर G1 phase, they exit your G1 phase and they perform normal function, regular function. So that phase is known as G0 phase. When cells exit cell cycle, they do not undergo division and they perform normal function, रोज के काम करेंगे. So that is known as your G0 phase, also known as quiescent phase. अब इसमें दो पॉसिबिलिटी वापस से, क्विसेंट फेज में के जो सेल्स है दो काम कर सकते, दोनों एग्जांपल लर्न करो, एक बार ये ध्यान में बिठा लो. दो पॉसिबिलिटी क्या है G0 फेज की, या तो वो जो सेल्स है टेम्पररी G0 फेज में जाएंगी, या फिर परमानेंटली वो G0 फेज में जाएंगे. सो टेम्पररी G0 एंड परमानेंट G0. टेम्पररी कैसे, जैसे कि आपके बोन सेल्स या फिर बोन के अंदर रहने वाले ऑस्टियोब्लास्ट, अपने कनेक्टिव टिश्यू में रहते हैं फाइब्रोब्लास्ट. ओके, सो ये जो सेल्स है ये क्या करेंगे, दीज सेल्स दे विल डू सिंथेसिस ऑफ न्यू बोन, ये बोन बनाते, ये सेल्स फाइब्रोब्लास्ट, दे सिंथेसाइज फाइबर्स इन योर बॉडी. ओके, अब ये सेल्स कैसे तैयार होते हैं, तो तुम्हारा जो कनेक्टिव टिश्यू रहता है अपनी स्किन के नीचे, अपन इसके बारे में डिटेल में देखेंगे बाद में. तो ये जो सेल्स क्या करते हैं, बोन, अभी जो मैंने बोन ड्रॉ करा, तो ये जो बोन व्हाइट कलर की रहती है इधर, तो यहाँ पे गैप्स रहते हैं अंदर बारीक, उनके अंदर ये ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट ये बैठे रहते हैं. सो ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं, दे आर कॉल्ड बोन बिल्डिंग सेल्स, बोन बिल्डिंग बनाने वाले, ब्लास्ट बिल्डिंग. ओके, ये भी फाइब्रोब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब बिल्ड करने वाले, तैयार करने वाले. सो दे बिल्ड और क्रिएट फाइबर्स, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर सीक्रेट करते हैं. अभी अपन ने देखे थे ना इंजुरी में व्हाइट कलर के जो लेयर आती तुम्हें, तो ये सेल्स क्या करते हैं, अब यहाँ पे बोन में एक ऑस्टियोब्लास्ट बैठा है. ओके, वो क्या करेगा, रोज व्हाइट कलर का मैट्रिक्स सीक्रेट करेगा, आपकी बोन तैयार होंगी, हमेशा बोन में कैल्शियम डिपोजिशन करेगा, बोन बनाने का काम. लेकिन जैसे उसको पता चलेगा अपनी मौत आने वाली है, उसकी डेथ आने वाली है, उसके पहले क्या, ओके, ये कितने दिन काम करेगा, फॉर एग्जाम्पल वो 10 दिन तक ये काम करते रहेगा, 10 डेज तक वो रोज अपना रोज का काम कर रहा, बोन तैयार कर. लेकिन 10 डे तक वो डिवाइड नहीं होगा, मतलब क्या करा, उसने डिवीजन छोड़ दिया और अपना रोज का काम करा, मींस इट इज इन G0 फेज. उसने डिवीजन 9 days, up to 9 days it is not dividing, it is performing its regular work, that is formation of bone, it is doing bone formation. So it is in actually G0 phase for 9 days. Here for example 9 days is not actual date number, उसकी लाइफ साइकिल एक्चुअल 9 days नहीं है. For example it is living in 9 days in G0 phase without dividing but performing normal functions, and on that therefore it is called in temporary G0 phase, because after 9th day, on 10th day it will become active, it will again enter cell cycle and it will divide and produce 2 osteoblasts. वो डिवाइड होगा और 2 सेल्स तैयार कर देगा. समझ रहा, मतलब क्या हुआ, थोड़े टाइम के लिए G0 में था, लेकिन वापस से वो किधर जा सकता, G1S G2M, means it can again divide, this cell can again divide. So such cells are called to be in reversible
G0 phase. It is reversible. They cannot remain permanently in G0. They can enter back the cell division part. So therefore, it is called temporary G0 or reversible G0. The cells that differentiate, that become permanent for few time and they can again divide, they are said to be in reversible G0 phase. लिख लो definition. The cells which enter G0 phase for a temporary period, they perform their normal function for a temporary period and again they divide after some time. They are called temporary G0 cells, temporary or reversible G0 cells. Okay, but there are some cells in your body which never divide once they are produced. एक बार तैयार हो गए, बॉडी में डिवीजन हो गया, एक के दो हो गए, उसके बाद वो खुद जिंदगी भर डिवाइड नहीं होते. वो तुम जब पैदा हुए तुम्हारे साथ ही मरेंगे या फिर बीच में एक बार उनकी लाइफ साइकिल खत्म हो गई, उनको रिप्लेस करने का काम दूसरे सेल्स करते हैं. सो देयर आर सम सेल्स व्हिच आर परमानेंट, दैट इज इरिवर्सिबल G0 फेज. वो कभी डिवाइड नहीं होते. फॉर एग्जांपल योर न्यूरॉन्स, योर कार्डियक मसल सेल्स, हार्ट के सेल्स, कार्डियक मसल सेल्स, योर अदर मसल्स, बॉडी मसल्स, ये कभी भी डिवाइड नहीं होते. न्यूरॉन्स, ब्रेन में जितने न्यूरॉन्स है आपके, जितने भी मिलियन न्यूरॉन्स है, तो एक बार जितने मिलियन न्यूरॉन्स बने वाले आपके बर्थ के टाइम पे, वो न्यूरॉन्स बहुत इलोंगेट होंगे, ग्रो होंगे, लेकिन उनकी डिवीजन नहीं होती. उनमें कभी डिवीजन नहीं. मतलब क्या, वो एक ही बार डिवाइड होकर तैयार वाले न्यूरॉन से न्यूरॉन तैयार नहीं होता. सो दे आर परमानेंटली इन सच अ स्टेज दैट दे डू नॉट डिवाइड, दे परफॉर्म देयर रेगुलर फंक्शन. न्यूरॉन का काम क्या है? इंपल्स कंडक्ट करना, इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाना, बॉडी तक लेके जाना. सो कंडक्शन एंड जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इंपल्स रोज के काम करते रहेंगे न्यूरॉन्स, बट दे विल नॉट डिवाइड. हार्ट, एक बार हार्ट के मसल जितने वही बस साइज में बढ़ेंगे, लेकिन उनकी कभी भी, हाँ अगर कोई डेथ हो गई तो वहां पे रिप्लेसमेंट का चांस नहीं है. ब्रेन में भी न्यूरॉन की डेथ हो गई, चांस नहीं है. आपकी याददाश्त कम होती जाती. बुढ़ापे में ऐसे होता, कुछ न्यूरॉन्स डीजनरेट होना स्टार्ट होते तो उनको अल्जाइमर्स डिसीज होती, क्योंकि उनके न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय, डिग्रेड होना चालू हो जाते. सो एक बार बने वाले सेल्स बस बाद में कभी नहीं डिवाइड होंगे. दे आर सेड टू बी इन परमानेंटली G0 फेज. समझ में आया G0 फेज किसको बोलने का? सो सेल्स क्या होते हैं? दे एग्जिट, एग्जांपल्स भी ध्यान में रखो. ओके, दीज सेल्स व्हिच एग्जिट योर M phase G1, sorry this is S and G2. so these cells that exit mitotic phase, M phase के बाहर आ जाते हो. ओके, एंड they may sometime they may grow by G1 phase and they may exit G1 phase. they may exit G1 phase. आपको एनसीईआरटी में जो फोटो है वहां पे आप देखो ऐसा बता रहा है, सेल ऐसा बता रहा है. ओके, G0 लिखा है यहाँ पे. ओके, सो समटाइम्स सेल्स ग्रो बाय साइज बट दे एग्जिट G1 phase and they enter a temporary phase or permanent phase of growth. It is known as G0 phase. What are the characteristics of G0 phase? In this phase, cells do not divide, they exit the cell cycle and they become permanent and perform their normal function, or they may divide again if they are called to do so. जैसे कि स्किन के सेल्स मार लगने के बाद 8 दिन तक तो नॉर्मल रहेंगे सेल्स, लेकिन 8 दिन के बाद मार लग जाए तो 8 दिन का डिवाइड होना चालू हो जाएंगे. तो थोड़े दिन नॉर्मल रहने का और बाद में वापस डिवाइड होने वाले सेल्स को बोलने का टेम्पररी G0. और हमेशा के लिए जो परमानेंट बन गए, जो कभी डिवाइड नहीं होते, उनको बोलने का परमानेंट G0 cells or irreversible G0 cells because they cannot be reversed for cell division. Okay, so this is about your G0 phase. इंपॉर्टेंट बात, आपको क्वेश्चन आया था 2020 नीट में 13 सितंबर को, जो एग्जाम्पल हुई थी आपकी एग्जाम. सो उसमें 13 सितंबर 2020 को आपको क्वेश्चन आया था नीट में G0 फेज. क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि some cells do not divide and they enter a gap phase in which they perform their normal function. So they exit at which phase? So at the end of M phase वो exit होंगे. At the end of M phase they exit. Okay, so M phase खत्म होने के बाद वो exit होंगे, क्योंकि डिवाइड नहीं होने वाले ना, डिवीजन खत्म हो गई. ग्रोथ तो बाद में भी करने से वाले, वो G1 की जैसी ग्रोथ उनकी बाद में भी होंगी. Okay, they exit M phase and they become quiescent cells. Quiescent मतलब they will not divide, they will become normal and they will do their regular functions. Okay, so this is about your ये G0 phase. इसके रीजन याद रखो, why they do not divide. तो दो चीजें हो सकती, absence of why they enter G0 phase. तो पहला रीजन why they cells enter G0 phase. First, because the cells have to become perform normal functions.
because cells have to perform normal functions. We need cells for performing daily functions, normal रोज के काम भी कराने के कुछ cells को. Therefore they enter G0 phase, or they may enter G0 phase due to absence of mitogens. Okay, due to absence of mitogens. What are and energy rich compounds? और तीसरा, they may enter G0 due to absence of centriole. अब ये नॉर्मल फंक्शन करने के लिए रोज के सेल्स अपने को बनाने के, तो उसके लिए वो G0 में चले जाते हैं, ये बात सही है. दूसरा, एब्सेंस ऑफ माइटोजेन क्या है? व्हाट इज माइटोजेन? सो माइटोजेन्स आर द केमिकल्स व्हिच इंड्यूस माइटोसिस. व्हाट आर माइटोजेन्स? दे इंड्यूस माइटोसिस. नाम से समझ, माइटो मतलब माइटोसिस, जेन मतलब जेनेसिस, शुरू करना, तैयार करके देना. सो दे इंड्यूस और दे स्टार्ट माइटोसिस. दे प्रमोट दिस सेल टू डू माइटोसिस. सेल को डिवाइड होने को प्रमोट करते. फॉर एग्जांपल, कुछ हार्मोन्स रहते, साइटोकाइनिन्स, प्लांट में रहते साइटोकाइनिन्स, लिम्फोकाइन्स अपनी बॉडी में रहते, बोन्स के आसपास घूमते रहते, ये तो बोन में ब्लड सेल्स तैयार होते रहते, लिम्फोकाइन्स. ओके, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स, ये स्किन में रहते, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स. ठीक है, ये आपकी स्किन को तैयार होने के लिए स्किन के सेल्स के आसपास फिरते रहते, तो उसके वजह से स्किन के सेल्स को पता था आप डिवाइड होने का, आप डिवाइड हो. जब ये फैक्टर एब्सेंट रहेगा, साइटोकाइनिन हार्मोन नहीं रहेंगे, लिम्फोकाइन्स नहीं रहेंगे, तो वो सेल को पता कैसा चलेगा कि अपने को डिवाइड होने का. एक प्रकार से ये सेल डिवीजन को रेगुलेट करने वाले फैक्टर्स है. ओके, इसी तरीके से एनर्जी कंपाउंड्स, एनर्जी रिच कंपाउंड्स, अपने को एटीपी लगेंगी, साइक्लिन प्रोटीन्स लगेंगे. साइक्लिन कल जो नाम लिया था मैंने तुमको प्रीवियस लेक्चर में. सो साइक्लिन प्रोटीन्स भी नहीं रहे, एनर्जी नहीं रही, तो सेल काय को डिवाइड होंगी? डिवीजन के लिए एनर्जी लगेंगी ना अपने को. सो अगर वो नहीं रही तो सेल डिवाइड ही नहीं होती. और तीसरी चीज, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल, जैसे कि न्यूरॉन्स लैक सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, इट इज एब्सेंट इन न्यूरॉन, तो फिर वो स्पिंडल फाइबर नहीं बन सकता उसमें, और फिर वो सब क्या होता अपने को बाद में ध्यान में आएगा तुमको. बट न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइड, they never divide because they lack centrosome. It is helpful in spindle apparatus formation, but they cannot form spindle apparatus and they do not divide. So these are the three reasons why cells go to G0 phase. Okay, so this is all your discussion about G0 phase. यहाँ पे अपने को एक और छोटा सा बिट देखने का है. अपन आज सिर्फ माइटोसिस के स्टेजेस देखेंगे, एनलिस्ट करेंगे हाउ माइटोसिस अकर्स, और उसकी डिटेल डिस्कशन अपन बाद में देखेंगे. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज माइटोसिस. What is mitosis? It is nothing but the cell division. अपन ने definition देखे थे. The type of cell division in which one parental cell divides to produce two identical daughter cells. One parental cell divides to produce two identical daughter cells. एक जैसे दिखने वाले. That cells are identical with each other as well as they are identical with their parent. वो exact copy of their parent रहेंगे, वो एक दूसरे के भी twins रहेंगे, पूरे same to same cells तैयार. I have given the example of skin injury. यहाँ पे मार लगने का स्किन में वैसे की वैसे ही सेल्स तैयार होती. They divide by mitosis. Okay, mitosis is the process. It was first described by Strasburger. It was first discovered या described बोलो. It was first described in 1870. It was described in 1870 by Strasburger, but the term mitosis was coined by Walther Fleming in 1879. Okay, डिस्क्राइब करने वाला स्ट्रॉसबर्गर है, लेकिन पहली बार नाम जो शब्द यूज करे अपन ने, फ्लेमिंग ने यूज किया था. माइटोसिस वाज कॉइन्ड बाय, द टर्म माइटोसिस वाज कॉइन्ड बाय फ्लेमिंग. आपको ऑप्शन में फ्लेमिंग सेलेक्ट कर. हाँ, डिस्कवर करने वाला बंदा स्ट्रॉसबर्गर, जर्मन था, फ्लेमिंग. ओके, सो ही वाज माइटोसिस, ही कॉइन्ड द टर्म माइटोसिस. ओके, now what happens in mitosis? Where does it occur? So mitosis occurs, discovery समझ में आई, definition समझ में आई. Okay, where does it occur? So it occurs in all somatic cells or vegetative cells in case of plants. Somatic मतलब body cells, आपके normal body cells, और vegetative cells मतलब plant के body, vegetation बोलते हैं ना plant को.
सो जैसे कि अपने स्किन सेल्स, हैंड के पूरे तुम्हारे बोन्स, मसल्स, ओके, जो भी मसल्स के नीचे की स्किन वगैरह सब कुछ, ऑल इपिथेलियम, तुम्हारे जितने भी फेशियल्स जितने भी है, ऑल दी सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस एक्सेप्ट द गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स बिकॉज दे अंडरगो मियोसिस। उनमें भी माइटोसिस होता, पहले एक मदर सेल रहेंगी, वो खुद की कॉपी बना के 2 मदर सेल बना लेंगी, 2 के 4 मदर सेल बनेंगे, उनमें भी माइटोसिस होता। लेकिन अगर अपन उनके गैमेट्स तैयार करने के तुमको, सो वहां पे तुमको मियोसिस करना पड़े। ओके, सो ये एक्सेप्शन इतना, ये मतलब परफेक्ट एक्सेप्शन नहीं बोल सकते तुम, इतना याद रखो, ऑल बॉडी सेल्स, योर ऑल नॉर्मल बॉडी सेल्स, योर वेजिटेटिव सेल्स, दे डिवाइड बाय माइटोसिस। ओके, तीसरा, इट अकर्स इन 2 स्टेप्स। इट अकर्स इन 2 स्टेप्स। माइटोसिस के स्टेप्स बता रहा हूं मैं। माइटोसिस अकर्स इन 2 स्टेप्स एज फॉलोज, द कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस and cytokinesis. What is carrion? Carrion means nucleus and kinesis means division. So it is the division of nucleus, and cyto means cytoplasm and kinesis means division. Okay, so अपनी जो सेल है, फॉर एग्जांपल ये तुम्हारे स्किन की सेल है, it is not externally covered by cell wall because the animal cells lack cell wall, so outer covering will be your plasma membrane. Then inside that plasma membrane you will have a jelly semi-solid fluid-like substance, it is called cytoplasm, and in that you will have various cell organelles, ER, Golgi body वगैरह, right, mitochondria वगैरह present रहेंगे, peroxisomes, centrioles वगैरह यहाँ पे रहेंगे। So this is centriole, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। ओके, देखो ये चैप्टर्स एक दूसरे से इतने रिलेटेड है, आपको एनिमल पूरी सेल का स्ट्रक्चर आता होगा तो ये तुमको पार्ट जल्दी समझे। सो दिस इज योर एनिमल सेल, और अंदर रहेगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस विल हैव योर डीएनए, सो दिस इज न्यूक्लियस, राइट। अब अपने को इसका डिवीजन करने का सेल का, सिंपली आपको एक के 2 बच्चे तैयार करने के, 2 डॉटर्स तैयार करने, तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपका साइज बढ़ा जाएगा G1 फेज में, तो सेल का साइज एग्जैक्ट डबल हो जाएगा, डीएनए का नंबर डबल होगा, क्रोमोसोम उतने ही रहेंगे, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब डिवाइड हो जाएंगे, तो आपकी सेल बहुत बड़ी दिखाई देंगी। फिर आपको ये होगा G1 फेज, S फेज, G2 फेज। अब ये सेल को डिवाइड होने का, तो अपन डिवाइड कैसा करेंगे, पहले अपन देखो, अब इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दिया तुमने, सर यहाँ से काटना चालू करो, बोले इसको ऐसा काट दो और इधर से ऐसा काट दो, न्यूक्लियस को भी ऐसा ऐसा कट कर दो, बोले 2 टुकड़े कर दो। इसमें हो ये सकता है कि आपका डीएनए इधर अलग जाएगा, इधर अलग जाएगा, कम ज्यादा डीएनए जा सकता है, लेकिन अपने को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने का, इक्वल, जितना ऊपर वाली सेल को दिए उतना ही नीचे वाली सेल को, एग्जैक्ट सिमिलर डीएनए, एग्जैक्ट आइडेंटिकल सेल्स तैयार करने। तो यहाँ पे प्रिसीजन से काम करना पड़ेगा तुमको, ऐसा सादा उठाओ, कई चीज काट दो या ब्लेड से 2 टुकड़े करो, केक नहीं है। आपको सिंपली उसको इतना आसानी से नहीं करना है, आपको 2 भाग में करना है। पहले अपने को उसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को बराबर डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार न्यूक्लियस के 2 टुकड़े हो गए, 1 न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद साइटोप्लाज्म में का मटेरियल इधर आधा बांट दो, इधर आधा कर दो, और फिर साइटोप्लाज्म को इधर से डिवाइड, इधर से डिवाइड, एक सेल के हो गए 2 टुकड़े, समझ रहा है। सो अपने को 2 स्टेप्स करना पड़ेंगे, कैरियोकाइनेसिस एंड दी साइटोकाइनेसिस। हर डिवीजन में 2 स्टेप्स रहते हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिवाइड द न्यूक्लियस, देन देयर विल बी द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, अब न्यूक्लियस की डिवीजन दिख रही है, क्या आसान नहीं है, न्यूक्लियस को ऐसा लड्डू नहीं है तुम्हारा, उसके 2 टुकड़े कर दिए, इसको आधा लड्डू, उसको आधा लड्डू, एप्पल नहीं है, आधा एप्पल तू आधा, उसके अंदर डीएनए, क्रोमोसोम से 46 क्रोमोसोम से अलग अलग शेप साइज के, एक आधा इधर गलत चलेगा, इधर गलत चलेगा, एक आधा दूसरी डिसीज हो जाएंगी, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, तो हिसाब से अपने को डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट करके देने का, बांट के देने का। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट डिवीजन है वो कैरियोकाइनेसिस है। यही समझने में बच्चों की पूरी जिंदगी जाती है कि यार ये सेल डिवीजन में हो क्या रहा है। कई बच्चों को तो आखिरी तक समझता नहीं, एमएससी होने तक कुछ बच्चे अगर करे तो सर सेल डिवीजन में होता है कैसा समझते हैं। तो जिसको क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर पता होगा उसको ये चीजें समझेगी, वैसे मैं बताऊंगा बीच बीच में। बट कैरियोकाइनेसिस में ही इंपॉर्टेंट डिवीजन वाला पार्ट है। साइटोकाइनेसिस पे इजीली क्या करने का, साइटोप्लाज्म डिवाइड्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स द वॉल एंड द 2 सेल्स डिवाइड, सिंपल, एकदम इजी, खत्म हो जाता। मेन जो डिवीजन होती है न्यूक्लियस में डिवीजन होती, सो इट इंक्लूड्स 4 स्टेप्स, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इंक्लूड्स 4 स्टेप्स। उनका शॉर्टकट याद रखने का, पीमैट। कौन सा मैट, पीमैट। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज।
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। लर्न कर लो चारों। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रो, मेटा, एना, टीलो। प्रो मतलब पहला, मेटा मतलब बीच का, एना मतलब एंड के पास में आ रहे, और टीलो मतलब टेल के पास में आ रहे, एंडिंग में आ रहे, खत्म हो गया। सो एक न्यूक्लियस की डिवीजन यहाँ पे खत्म हो जाती है। न्यूक्लियस के दो बच्चे तैयार होते हैं। 2 daughter nuclei will be produced at the end of karyokinesis and 2 daughter cells at the end of cytokinesis. समझा? So these are the steps in mitosis. Okay. अब अपन देखते हैं प्रोफेज। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रोफेज। What is प्रोफेज? Okay. So what is प्रोफेज? Simply it is nothing but pro means first, कुत्ते हो गए। Pro means first and phase means part, so it is the first phase. Okay, अपनी सेल साइकिल जो थी, so सेल साइकिल में G1 S G2 खत्म होने के बाद तुरंत शुरू हो जाता प्रोफेज, फिर आता मेटा, फिर आता एना, और फिर आता टीलो। देखो वाला डायग्राम इस देती है तुम्हारे को स्टेट बोर्ड के लिए में। सो जैसे ही G2 फेज खत्म होता, सेल एंटर्स इनटू प्रोफेज, सेल एंटर्स दी प्रोफेज। नाउ व्हाट यू हैव, अपने पास ऐसी सेल, अब सेल कैसी, अपने को सेल डिवाइड करने की स्किन की एग्जांपल अपना ही लेंगे अपन, बार बार तुमको इसके लिए कल एक्सप्लेन किया था। सो आपकी जो सेल है, ओके, दिस इज द सेल, आउटर कवरिंग इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल हैज ग्रोन टू मैक्सिमम साइज, उसका साइज इतना था, ग्रो होके वो इतनी बड़ी हो गई, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ गए, क्लोरोप्लास्ट सब पूरा हो गया, ये सब मैंने बोल दिया जो चीज। ओके, इट हैज न्यूक्लियस इन इट, तो न्यूक्लियस बड़ा दिखाने का, अपने को न्यूक्लियस पे फोकस करें। न्यूक्लियस के बाहर रहेंगे तुम्हारे सेंट्रियोल्स, दे विल बी प्रेजेंट हियर। सेंट्रियोल्स को क्या है, सेंट्रियोल्स, दे आर 2 rod shaped structures which are placed perpendicular to each other. Okay, they are surrounded by amorphous fluid known as centroplasm. Collectively they are called centrosome, right? अपने को सेंट्रियोल से कहा। They are made up of triplets of 9 groups of triplets of microtubules, right? अपने को सिखाया था मैंने सेल चैप्टर में। अब इसके बाद है तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर इसके अंदर रहेगा तुम्हारा डीएनए पड़ा वाला, डीएनए इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ थीन क्रोमैटिन फाइबर, ऐसा पड़ा रहता था डीएनए, क्रोमोसोम्स नहीं बना रहते, सब दिख रहा रहता मैगी के जैसा, मैगी, ठीक है, खाने की जो मैगी रहती पकाए बाद तुम्हारी, तो वो मैगी के जैसा पड़ा रहेगा डीएनए। सो दिस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स, क्रोमैटिन फाइबर्स, क्रोमैटिन फाइबर्स। और बीच में कहीं तो भी तुम्हारा बंडा पड़ा रहेगा पत्थर बड़ा सा, कौन है तुम्हारा, न्यूक्लियस के बच्चा, न्यूक्लियोलस, 1 2 कितने भी हो सकते हैं, तो अपन एक इमेजिन। सो यू आर हैविंग दिस सेल, आपने को ये न्यूक्लियस को डिवाइड करना है। अब बोलो बड़ा इजी है कि काटने इसको, ये काटने जाएंगे तुम तो हो सकता है ऊपर ज्यादा धागा चले जाएगा, नीचे कम डीएनए, ऊपर कम नीचे ज्यादा, मतलब यहाँ पे डिफिकल्टी। पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, डीएनए को क्या करना है, लपेट के रखना पड़ेगा बराबर, और उसके क्रोमोसोम्स बनाना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर कॉइलिंग करना पड़ेगा। सो ड्यूरिंग प्रोफेज व्हाट हैपेंस इन प्रोफेज, नंबर 1 the chromatin material undergoes condensation and dehydration। दो ही वर्ड याद रखने हैं, कंडेंसेशन एंड डिहाइड्रेशन। कंडेंस होना, डिहाइड्रेट होना मतलब उसका पानी सुखा दो और उसको कंडेंस करो, नजदीक लाओ। जैसे मैगी, मैगी को ज्यादा जला दिया तुमने, ध्यान नहीं दिया, 2 मिनट की मैगी तुम 2 घंटे रखे, गई मैगी तो गई, गाले भी अलग से मिलेंगे तुम्हारे घर पे, लेकिन कंडेंसेशन उनको ड्राई कर देने का, पूरा वाटर इवेपोरेट कर देने का, सो उनमें से पूरा वाटर निकालो। प्लस दे अंडरगो, दैट क्रोमैटिन फाइबर अंडरगो कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग, कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग। सो व्हाट हैपेंस देयरफॉर दैट, ड्यू टू दैट वी हैव 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स, तो 46 धागे के टुकड़े अपने पास, 46 पीसेस है ऐसे धागे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 46 पीसेस है लंबे लंबे। ओके, वो पीसेस की अगर टोटल लेंथ देखें तो 2.2 मीटर से पूरी लेंथ, पहले के थोड़ा टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा, ऐसे करके इतनी बड़े डीएनए अपने पास, 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए। लेकिन इतने बड़े डीएनए को अपने फिर अगर गुंडाल के रख दिया है, तो फिर वो पतंग का जो पूरा गुतला हो जाता, अपना पतंग उतारते रहे, वैसा वाला पूरा पसारा यहाँ पे पड़ा है। लेकिन पहले उसको क्या करना है, अपने कॉइलिंग करने की, उसकी उसमें से पानी निकालने का, कॉइलिंग करते रहने का, लपेटने। अब कॉइलिंग के लिए लगेंगे हिस्टोन प्रोटीन्स, वो यहाँ पे काम है। तो हिस्टोन प्रोटीन्स के आजू बाजू में तुम्हारा डीएनए कॉइल होते जाएगा। ओके, इसको कॉइल करो, कॉइल करो, यहीं पे ऐसा ऐसा तो छोटा छोटा होते जाएगा, ठीक होते जाएगा, एंड यू कैन सी
दी इसके आगे की स्टेप, दिस इज अर्ली प्रोफेज। शुरुआत में ऐसा दिखाई देगा, लेकिन एंड में क्या होगा, ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डीएनए का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर तुमको ऐसे फाइबर सब थोड़े से ऐसे पतले 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 ऐसे क्रोमोसोम दिखाई देने लगे, 1 2 3 4, समझ रहे? सिंगल सिंगल क्रोमोसोम, एकदम पतले पतले क्रोमोसोम, दीज आर कॉल्ड मोनैड्स। दीज आर कॉल्ड मोनैड्स। मोनो मतलब सिंगल, उनको एक ही आर्म दिखेगा, दो आर्म्स नहीं रहेंगे, लॉन्ग आर्म शॉर्ट आर्म ऐसा नहीं रहेगा, तो वो सिंगल सिंगल आर्म वाले thin chromosomes will appear. They are called monads, which will again undergo coiling, recoiling, which will again undergo coiling, recoiling, and they will become thick chromosomes and they will appear like dyads. अब छोटे हो जाएंगे वो अंदर, और ऐसे डायड्स, इसको और थोड़ा सा अगर बदल दिए तो थोड़े टाइम के बाद ये मोनाड का कन्वर्जन को डायड। आपके जो नोट्स की मार्जिन है, आपके पास जो भी रजिस्टर में नोट्स बना रहे हैं, तो वहां पे ऊपर मार्जिन में क्या लिखना है, ये ड्रॉ करना है। दिस इज कॉल्ड मोनाड बिकॉज दिस क्रोमोसोम कैन नॉट बी सीन विथ टू क्रोमैटिड्स। व्हाट इज डायड? दिस क्रोमोसोम इज called dyad because it has one and this is two daughter chromatids and they are attached at a point सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख के आओ एक बार, अगर याद नहीं आ रहा होगा सेल चैप्टर में जाओ, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखो। टू क्रोमैटिड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर एंड दे आर कॉल्ड डॉटर क्रोमैटिड्स। और ये पूरा क्रोमोसोम है डायड क्रोमोसोम। ये हो गया मोनैड क्रोमोसोम, ये हो गया डायड। मोनैड इज थीन, डायड इज थिक विथ टू क्रोमैटिड्स, मोनैड विथ ओनली सिंगल क्रोमैटिड। सो पहले क्या होता, एकदम पतला धागा रहता, धागे से बनता मोनैड और मोनैड से बनते डायड्स। एट द एंड ऑफ प्रोफेज यू कैन सी डायड्स। ओके, सो एट द एंड अपने को ऐसे क्रोमोसोम्स पड़े दिखाई देंगे इधर उधर। ओके, सो डीएनए का क्या करा अपन ने, जो पूरा कचरा था, जो पूरा मैगी जैसा था, तो उसको अपन ने कॉइल करके रखे और क्रोमोसोम्स तैयार करना स्टार्ट किए प्रोफेज। ओके, लेकिन अभी भी डिवीजन पॉसिबल नहीं, क्यों? बिकॉज इट इज एक्सटर्नली बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज यू आर हैविंग दिस स्टोन लाइक स्ट्रक्चर। वो पत्थर पड़ा है ना वहां पे, सो अपने को इनको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, डिसअपियर करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। सो थर्ड चेंज विल ऑकर हियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर फ्रॉम दिस एरिया। सो डिसअपियर करो। ओके, सो दे डिसअपियर हो रहा है, तो मतलब तुम्हारा डीएनए खुद, तुम्हारा पूरा क्रोमोसोम खुल जाएगा, पूरा न्यूक्लियस का मटेरियल ओपन हो जाएगा, क्योंकि पूरा आजू बाजू की पन्नी जैसे एकदम पतला सा रहता मेम्ब्रेन, वो पूरा डिसॉल्व हो जाता आजू बाजू, और पूरा डीएनए ऐसा फ्री हो जाता है। थोड़े टाइम के बाद तो ये पूरे गायब ही हो जाएगा और तुम्हारा डीएनए ऐसा फ्री घूमेगा पूरे सेल में, इतना फ्री हो जाएगा। ओके, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस डिसअपियर एंड देन नेक्स्ट चेंज विल अगेन वन फोर्थ चेंज, योर सेंट्रियोल्स नाउ स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल। ये ऐसे रखा ले, ओके, ये सेंट्रियोल्स ऐसे अलग हो जाएंगे और एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। प्लस जब वो ऐसे जाते रहेंगे तो उनके एंड से माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो प्रोटीन्स है उनसे धागे निकलेंगे रस्सी जैसे। इधर बता रहा हूं, ये एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है। ओके, तो इनके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इधर 1 2 3 4 ऐसे 9 ग्रुप्स है ना, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर देख के आओ जाके सेल चैप्टर में। सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9 ग्रुप्स। ओके, सो वो माइक्रोट्यूब्यूल्स यहां से इलोंगेट होना चालू होंगे, ऐसे धागे निकलेंगे। ओके, इसके भी ऐसे धागे निकलेंगे, इधर से धागे निकलेंगे और इसके भी निकलेंगे, ठीक है, और वो धागे एक दूसरे को जुड़ा ले रहे हैं। समझ रहे क्या हो रहा है? सो इमेजिन कैसा करेगा, यहां से रस्सियां छोड़ देने की 9 10, यहां से 9 10 रस्सियां छोड़ दो, सिमिलरली इसके 9 10 और इसके, और वो जोड़ दो एक दूसरे को। ओके, और उनको दूर लेके जाओ। सो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा क्या, ये एक, ये दूसरा, ठीक है, और एट दी एंड क्या होगा, ये तो डिसअपियर होने वाला है ना, तो ये बहुत दूर गए वाले रहेंगे। सो एट दी एंड ऑफ प्रोफेज यू कैन सी सेंट्रियोल्स मूविंग टू अपोजिट पोल्स, सेंट्रियोल्स मूविंग टू अपोजिट पोल्स। नोट्स में देखो ये डायग्राम है क्या आपको भी। ओके, सो दीज आर दी 4 चेंजेस दैट occur in your prophase. What happens in prophase? First change, your
क्रोमैटिन मटेरियल का क्या चेंज होगा? इट अंडरगोज कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन, कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग. Therefore you can see monads in early prophase and they become dyads on further dehydration, so they become dyad chromosomes. You can see chromosomes like this. DNA is now ready for division, separation. It appears in the form of chromosomes. ऐसा DNA सेपरेट करना मुश्किल है, ऐसा तुम जल्दी सेपरेट कर सकते, टुकड़े कर सकते. Therefore we are doing this. Then second change will be nuclear membrane and nucleolus. They both disappear because they will come in between. न्यूक्लियस बीच में आ जाएगा तो उससे डिवीजन खराब हो सकती है, therefore disappear it. And lastly your centrioles, they move towards the poles and therefore why, what is the use, we will see it later. अपने को मेटाफेज में देखना है. So they come like this and you are now you are having centrioles moving towards opposite pole. This is the end of prophase 1. End of prophase 1. ओके, आपके सामने मैंने सेल डिवीजन के कुछ स्लाइड्स की फोटो डाला है. जैसे कि स्लाइड स्टडी करते डिवाइडिंग सेल्स, एक्टिव सेल्स, जो अनियन रूट टिप वगैरह रहते वहां पे के सेल्स, तो उनमें प्रोफेज 1 कैसा दिखता है मैंने आपको बताया है. देखो इसके अंदर आपको क्रोमोसोम्स ब्लैक थिक बैंड्स जैसे दिख रहे हैं और कैसे सब एंड पे मूव हो रहा है, सेंट्रियोल्स वगैरह, वो इसमें आपको कुछ ड्रॉ करके बताने की कोशिश की गई. तो क्या हो रहा है ध्यान में आ रहा है आपको प्रोफेज 1 में, प्रोफेज में. ओके, सो यहाँ पे इस तरीके से अपने पास अब क्रोमोसोम्स बन गए. व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, आगे की स्टोरी क्या है, दैट विल बी द इजीएस्ट पार्ट, वी विल कवर इट ऑन नेक्स्ट लेक्चर.